हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जितने भी हमारे विटामिन्स हैं उसको कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और जितने पोषक तत्व हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोज, जल को भी कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो यानी हम लोगों की जितने भी पोषक तत्व हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब एक दिन किसी क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी कि किस विटामिन या प्रोटीन या मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारियां, कौन से रोग होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अब आज हम लोग अपनी क्लास को एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्रेंड्स किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, यानी खाद्य संरक्षण एवं संग्रह। आज हम लोगों की टॉपिक है खाद्य संरक्षण एवं संग्रह, यानी फूड प्रिजर्वेशन, फूड एंड स्टोरेज। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? खाद्य संरक्षण, खाद्य संरक्षण एवं उसका संग्रह, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी हम लोगों की इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत इजीली मत लीजिएगा, बस केयरफुली। हाँ, जो भी पढ़िए उसको बहुत केयरफुली, एक बार पढ़िए, दो बार, जितनी बार भी पढ़िए उसको बहुत केयरफुली पढ़िए, क्योंकि ये भी इसको इजीली मत लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको आप माइंड में बनाए रखिएगा। तो आज हम लोग क्या खाद्य संरक्षण एवं उसके संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स कुछ बातें हैं, जैसे कल प्रिया जी ने, प्रिया पाठक हैं, उन्होंने कल मेरे पास मैसेज किया, कमेंट किया कि मैम मैं अभी बहुत पीछे हूँ। तो ये चीज़, मैं अभी बहुत पीछे हूँ, ये चीज़ किसी भी बच्चे को, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत पीछे हूँ। ऐसा सोचने से क्या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हम और पीछे जाते हैं, आगे के बारे में हम पढ़ते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मेरे मन में यह घर कर गया है कि मैं बहुत पीछे हूँ। तो ये चीज़ किसी भी बच्चे को, किसी भी कम्पिटिटर को ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए मैं बहुत पीछे हूँ। बस हम लोगों को एक गोल, एक उद्देश्य जो है अपनी पढ़ाई का सेट करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लंबा, कि एक साल बाद उसका वो रिजल्ट, हम प्रतिदिन का उसका बनाए तो उस हिसाब से हमको एक साल बाद का उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे एवरीडे हम लोग को एक रूटीन बना लेना चाहिए कि आज मुझे इतने से इतना कम ही पढ़ो, लेकिन जब जितना पढ़ना उसका रूटीन के हिसाब से पढ़ो कि आज मुझे इतना खत्म करना है। तो वो टारगेट बना के जब आप चलेंगे कि इतना आज मुझे पढ़ना है, जब वो टारगेट आप पूरा कर लेंगे तो खुद से भी आप खुश होंगे और खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपने एम की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो ये चीज सोच के नहीं, एक एक दिन करके जितना आप टारगेट सेट करेंगे आपका कंप्लीट होता जाएगा, तो आप अपनी एम की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि मैं इतना कंप्लीट कर ली हूँ। तो ये मत सोचो कि मैं पीछे हूँ, ये सोचो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। सपोज है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की ले सकते हैं, एक झूला है। झूला तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने झूला होगा। तो झूले में क्या होता है, जब हम लोग झूला झूलते हैं तो झूला झूलने के लिए हम एक कदम, दो कदम झूले में बैठ के पीछे जाते हैं ना। पीछे जाते इसलिए जाते हैं कि जब हम पीछे जाएंगे तो उतने ही फोर्स से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए तो पीछे होते हैं। थोड़ा सा पीछे होगी तब झूला हम लोग झूलते हैं, तो फोर्स से आगे जाता है झूला। ठीक उसी तरह से अगर हम कहीं भी, कभी भी ऐसा हमको महसूस होता हम असफल रहे तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता या गलतियों से भी हमको कुछ सीखने को मिलता है। तो उससे हमको अपनी कमी को देखना है, क्या मुझसे गलती हुई, क्या कमी रह गई, उस चीज को ढूंढ के उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए तब हमको आगे बढ़ना है। और ठीक उसी प्रकार हम असफलता से हार मत माने, पीछे बढ़ते हैं उसी हिसाब से और फोर्स से और बल देके और कड़ी मेहनत से आप पढ़ाई करिए और उस हिसाब से आप और आगे जाएंगे। तो ये सोच के चलिए, हर एक दिन का एक एक टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है। ओके, तो ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। हर इंसान को सोचना चाहिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। ये सोच लेकर आप लोग चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग, और मुझे खुशी भी हुई प्रिया जी,
हमेशा मतलब बनी रहती हैं, कमेंट करती रहती हैं, तो लगता है कि हाँ इन्वॉल्व हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है। थैंक यू प्रिया जी, आपने जो कुछ पूछा वो भी सही है बेटा, बट इसके लिए उदास होना नहीं जरूरी है। ओके, तब आज हम लोग खाद्य संरक्षण एवं संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण क्या है? तो खाद्य संरक्षण जैसे हम कह सकते हैं, जैसे भोज्य पदार्थों के मूल आकार, रूप, किस्म जो है, इनको परिवर्तित या अपरिवर्तित किए बिना हम क्या करते हैं? परिवर्तित या अपरिवर्तित किए बिना भोज्य पदार्थों को दीर्घ काल तक सुरक्षित बनाए रखना ही क्या कहलाता है? खाद्य संरक्षण। क्या? भोज्य पदार्थों के रूप, आकार, किस्म को परिवर्तित किए बिना, परिवर्तित करके या अपरिवर्तित किए बिना उसको दीर्घ काल तक सुरक्षित बनाए रखना ही खाद्य संरक्षण कहलाता है। जैसे क्या होता है ना कि कई चीजें भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, चूहे खा जाते हैं या बैक्टीरिया आदि अपना इफेक्ट छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है? खराब हो जाता है। उसके लिए हमको क्या करना होता है? उसको संरक्षित करना होता है। तो ये हमारा होता है खाद्य संरक्षण। तो क्या होता है? भोज्य पदार्थ। खाद्य संरक्षण किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थ के मूल, आकार, रूप और किस्म को, और उसके किस्म को परिवर्तित या अपरिवर्तित किए बिना, अपरिवर्तित किए बिना क्या होता है? उसको दीर्घ काल तक सुरक्षित बनाए रखना। किए बिना भोज्य पदार्थों को दीर्घ काल तक सुरक्षित बनाए रखना क्या कहलाता है? भोज्य संरक्षण, यानी खाद्य संरक्षण कहलाता है। रखना खाद्य या भोज्य संरक्षण कहलाता है। तो क्या होता है? भोज्य पदार्थ के मूल, आकार, रूप और किस्म को परिवर्तित या अपरिवर्तित किए बिना भोज्य पदार्थ को दीर्घ काल तक सुरक्षित बनाए रखना क्या कहलाता है? खाद्य संरक्षण कहलाता है। जैसे हम लोग बहुत प्रोसेस करते हैं ना, जैसे चावल या गेहूं वगैरह में घुन पड़ जाते हैं, तो इसके लिए भी संरक्षण के लिए हम कई क्रियाएं करते हैं। या फिर कोई भी लिक्विड बेस पे है, उसको संरक्षित करने के लिए, दूध को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हम दूध को बॉयल करके रखते हैं, मक्खन वगैरह को हम फ्रिज में रखते हैं, पनीर वगैरह को। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? खाद्य संरक्षण कहलाती है, जिससे ये खराब नहीं होती है। तो खाद्य संरक्षण क्या है? दीर्घ काल तक उसको सुरक्षित बनाए रखना ही भोज्य संरक्षण कहलाता है। अब हम देखेंगे भोज्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है। भोज्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। भोज्य संरक्षण के सिद्धांत, इसको भी आप सभी नोट करते चलिए। खाद्य संरक्षण, खाद्य संरक्षण एवं परिरक्षण या परिरक्षण के सिद्धांत। के सिद्धांत तो खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है? भोज्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों का नष्ट
होना, यह हमारा किसके अंतर्गत आता है, इसके सिद्धांत के आधार अंतर्गत आता है। जैसे भोज्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना, इसको हम कैसे नष्ट करते हैं, एक होता है ताप के द्वारा और दूसरा विकिरण की कई विधियां हैं, बट हम मेनली देख रहे हैं ताप के द्वारा और विकिरण के द्वारा। ताप के द्वारा जैसे क्या होता है, जब कमरे का तापमान सामान्य होता है, सामान्य तापक्रम पर कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके ताप में परिवर्तन ताप को बढ़ा देते हैं। तो कुछ भोज्य पदार्थों को ताप की बढ़ा कर रखने से वह खराब नहीं होते, उसमें जो बैक्टीरिया होती है वह नष्ट हो जाती है। इस तरह से हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। जैसे कुछ को हम धूप में सुखा के रखते हैं, किसी चीज को ताप को बढ़ा के कैसे तल के सुरक्षित रखा जा सकता है, पका के सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह से दूध को हुआ बॉयल करके उबाल के हम संरक्षित करते हैं। तो जो है सूक्ष्म पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए ताप के द्वारा और किसका, विकिरण का प्रयोग किया जाता है। विकिरण में क्या होता है, गामा किरणों के द्वारा बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा, गामा किरणों के द्वारा, विकिरण द्वारा गामा किरणों का प्रयोग करके बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा, खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना, ये इसके सिद्धांत। खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना। और तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, ताप के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, ताप के द्वारा, और किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा। ताप के द्वारा हमने बताया तापक्रम को बढ़ा के इसको संरक्षित किया जा सकता है, जैसे बॉयल करके, तल के, पका के, इस तरह से हम संरक्षित करते हैं। और विकिरण के द्वारा, गामा किरणों के द्वारा हम इसको बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। अभी हम इनकी विधियों के बारे में बताएंगे, किस प्रोसेस से कैसे इनको संरक्षित किया जाता है, बट अभी मैं सिद्धांत बता रही हूँ, तो बस यही आप लोग नोट कर लीजिए। और तो खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है, खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना, उसको इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, ताप के द्वारा और विकिरण के द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता का ह्रास करना। क्या होता है, दूसरा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता का ह्रास करना। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जब हम संरक्षित कर देंगे तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, जब उसकी वृद्धि रुकेगी तो क्रियाशीलता भी धीरे धीरे करके रुक जाएगी। उनकी वृद्धि को रोकते हैं सूक्ष्म जीवों की भोज्य पदार्थों में, और उनकी क्रियाशीलता को ह्रास कर दिया जाता है, किसके द्वारा, खाद्य संरक्षण के द्वारा। अब इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा, इसके अंतर्गत असेप्सिस कहते हैं, जिसको हम नोट कर लीजिए। असेप्सिस ये क्या होता है, इसमें हवा के प्रवेश को रोक दिया जाता है। क्या होता है, वायु का पूर्ण रूप से विलोपन, असेप्सिस कहलाता है वायु का पूर्ण रूप से विलोपन, यानी वायु के आवागमन को रोक दिया जाता है। वायु का पूर्ण रूप से विलोपन, क्या होता है, इसमें वायु का आवागमन रोक दिया जाता है, वायु का आवागमन रोक दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, एयर टाइट डिब्बे का यूज करते हैं हम किसी भोज्य पदार्थ को, सामग्री, अचार वगैरह इन सभी को रखने के लिए हम
एयर टाइट डिब्बे का प्रयोग करते हैं, क्यों? जिससे वो हवा के संपर्क में ना आए। कुछ चीजें हवा के संपर्क में आने से खराब हो जाती है, इसलिए हम वायु के आवागमन को रोक देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? असेप्सिस। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है, पूछा भी गया था कि असेप्सिस क्या है। तो असेप्सिस क्या है? वायु का पूर्ण रूप से विलोपन या वायु के आवागमन को रोकना ही असेप्सिस कहलाता है। ओके, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता का ह्रास कैसे किया जाता है? असेप्सिस के माध्यम से, यानी वायु को पूर्ण रूप से रोक कर। ओके, जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, इन सभी को हम एयर टाइट डिब्बे में ही रखते हैं, जिससे उसमें वायु, हवा या नमी ना प्रवेश कर पाए। और छान कर, कम तापमान का प्रयोग कर कर छानना, और क्या? कम तापमान का प्रयोग करके, प्रयोग करके, और किस विधि द्वारा? सुखाकर, उसको धूप में या हवा के माध्यम से सुखाकर भी उसको प्रिजर्वेशन इसका किया जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता का ह्रास करना, इसके अंतर्गत आपका वायु के आवागमन को रोकना आता है। छानना होता है, कुछ चीजें होती हैं जैसे आटा वगैरह छानना या छानना लिक्विड बेस पे जो होता है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े, घुन वगैरह पड़ जाते हैं, तो हम उसको छान के अलग कर देते हैं, जिससे उसमें उसकी वृद्धि नहीं होती है और खाद्य पदार्थ को हम संरक्षित कर सकते हैं। और कुछ चीजों को हम कम तापमान का प्रयोग करके संरक्षित, जैसे गर्म करके, हल्का गर्म कर दीजिए तो वो संरक्षित रख सकते हैं, तो कम तापमान का प्रयोग करके। और कुछ को हम सुखाकर धूप वगैरह में या हवा वगैरह में सुखाकर भी सही रख सकते हैं। ओके, और ये आप नोट कर लीजिएगा, असेप्सिस जो है आपका इम्पोर्टेंट है। और आपका भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। अब इसके लिए आप क्या करते हैं? दूर रखने के लिए उनको हम क्या करते हैं? टीन वगैरह में बंद करके रखते हैं, किसी थैले वगैरह में बंद करके रखते हैं, टीन में भर के और थैलों में बंद करके, टीन में भरकर थैले में बंद करके। जैसे अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे तो हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में आने से, विभिन्न बैक्टीरिया के संपर्क में आने से वह खराब हो जाता है ना। तो भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं? उसको टीन में भर के या डिब्बे में भर के रख देते हैं और थैले में बंद करके रखते हैं। तो ये आपका क्या है? भोज्य संरक्षण का सिद्धांत है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भोज्य संरक्षण के सिद्धांत है। और क्या है? ये 3 हो गया आपका। और चौथा क्या है? चौथा होगा भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। भोजन को यानी भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। इसमें क्या किया जाता है? कैसे रख सकते हैं? इसमें परिरक्षण करके हम इसको सूक्ष्म जीवों से दूर रख सकते हैं, परिरक्षण के उपयोग द्वारा, परिरक्षण के उपयोग द्वारा। नीचे का दिखाई दे रहा है, चेक कर लेती हूँ। हाँ, भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखकर संरक्षित किया जा सकता है। कैसे? कैसे? परिरक्षण के उपयोग द्वारा, परिरक्षण के माध्यम से। तो हमारे खाद्य संरक्षण के सिद्धांत में खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों का नष्ट न होना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता का ह्रास करना, भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना और भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना।
सॉरी, यहाँ ये नीचे लिखना था, भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाले आंशिकरण से दूर रखना। इसको वही चीजें मैंने फिर से रिपीट कर दी है, इसको आप मिटा दीजिएगा। भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। तो भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? परिरक्षण का। इसको मैं मिटा दे रही हूँ आगे का नोट करने के लिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, ये हमारा तीसरा टॉपिक रहा। फोर्थ क्या होगा? चौथा होगा हमारा भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम? परिरक्षण का उपयोग करके इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। परिरक्षण के उपयोग द्वारा। तो भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या करते हैं? परिरक्षण के माध्यम से इसको हम रोक सकते हैं। भोजन में निहित एंजाइम को निष्क्रिय करना। फिफ्थ आपका होगा भोजन में एंजाइम को निष्क्रिय करना। इसके लिए हम क्या करते हैं? इस भोजन में निहित एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए ब्लांचिंग का प्रोसेस अपनाया जाता है। क्या? ब्लांचिंग करना। ब्लांचिंग हमारा क्या होता है? ब्लांचिंग जैसे किसी भी चीज को गर्म करना। इसमें क्या किया जाता है? गर्म पानी में उबाला जाता है, उबालने के बाद तुरंत उसको ठंडा किया जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ब्लांचिंग कहलाता है। ब्लांचिंग किसे कहते हैं? गर्म पानी में उबालना। गर्म पानी में उबालना, ये क्या है? ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ब्लांचिंग क्या है? या भोज्य पदार्थों में निहित एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। किस माध्यम से? हम इसको गर्म पानी में बॉयल करते हैं। किसी भोज्य पदार्थ को गर्म पानी में बॉयल करके उसको संरक्षित किया जाता है। तो ब्लांचिंग हमारा क्या है? गर्म पानी में उसको बॉयल करके उसमें निहित एंजाइम को निष्क्रिय कर दिया जाता है। ब्लांचिंग आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि ब्लांचिंग क्या है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ब्लांचिंग एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, इसमें गर्म पानी में बॉयल किया जाता है। तो भोजन में निहित एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए क्या करते हैं? ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग की क्रिया को अपनाते हैं। और छठवां हमारा कौन सा सिद्धांत है? छठवां हमारा यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। क्या है? यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। अब इसमें क्या किया जाता है? यांत्रिक और भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए यह कब होता है? सही पैकिंग ना होने पर और सही रूप से इसका संग्रह ना होने पर। संग्रह में दोष होने पर और सही पैकिंग ना होने पर इसमें क्षति होती है। सही पैकिंग ना करने पर, सही पैकिंग ना करने पर और
संग्रह में दोष होने पर, दोष होने पर तो क्या होता है, यांत्रिक और भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। इसमें क्या किया जाता है, सही प्रकार से पैकिंग किया जाता है। जैसे अगर सही पैकिंग नहीं हुई जाती है किसी भी सामान की, आपका चाय पत्ती हुआ, मसाला हुआ, ये सभी की पैकिंग अगर सही नहीं है तो उसमें वायु प्रवेश करती है, वह खराब हो जाता है, वातावरण के संपर्क में आने पर वह खराब हो जाता है। तो इसलिए पैकिंग उसकी सही होनी चाहिए। और संग्रह में दोष होने पर इसका मतलब कई जैसे हम लोग कुछ चीजों का संग्रह ऐसी जगह पर कर देते हैं जिसको हमें नमी से, सीलन से बचाना होता है, तो हम लोगों को ये सोच के उसका संग्रह करना चाहिए कि इसके लिए भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए इसका संग्रह या गर्म वातावरण में संरक्षित किया जाता है या ठंडे वातावरण में, या फिर नमी वगैरह या कीड़े मकोड़े के बचाव को देखते हुए उसका संग्रह करना चाहिए। तो ये आपके जितने 6 हमने बताया, ये 6 आपके क्या है, खाद्य संरक्षण एवं परिरक्षण के सिद्धांत हैं। तो भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना, भोजन में निहित एंजाइम को निष्क्रिय करना, यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना, ये हमारे खाद्य संरक्षण के सिद्धांत हैं। अब इससे जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि भोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा किन विधियों से दूर रखा जा सकता है। तो किन विधियों से दूर रखा जा सकता है, हमने बताया टीन के में भरकर और थैलों में बंद कर उनको सूक्ष्म जीवों से दूर रखा जा सकता है। या पूछ सकता है ब्लांचिंग क्या है। और भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या करते हैं, परिरक्षण का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इनके संरक्षण के जितने सिद्धांत हैं इन सभी को नोट कर लीजिए। अब हम ये देखेंगे भोज्य पदार्थों के नष्ट होने के कारण क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि ये क्यों नष्ट होते हैं। जैसे कुछ तो हमारे जो है कुछ जीवाणुओं के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, भोजन कुछ जीव नष्ट कर देते हैं, जैसे चूहा हुआ, घुन वगैरह, ये सारी चीजें भोज्य पदार्थ को नष्ट कर देती है। और कुछ जो है विभिन्न बैक्टीरिया और फफूंदी और क्या हुआ आपका ईस्ट, ये सभी उनको खराब कर देते हैं। और एक जो होता है आपका साल्मोनेला जीवाणु जो होता है, या भी भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है। इस समूह के जीवाणु जो होते हैं साल्मोनेला, इनके द्वारा कौन सी बीमारी है, टाइफाइड होता है और डायरिया होता है। तो टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, साल्मोनेला के द्वारा यह टाइफाइड होता है। तो हम देखेंगे भोज्य पदार्थों के नष्ट होने के कारण। पदार्थों के खराब होने के कारण। कौन कौन से हैं, भोजन का जीवों द्वारा नष्ट होना, भोजन का जीवों द्वारा, जैसे चूहा हो गया आपका, और क्या हुआ, घुन हो गया, इस जीवों द्वारा नष्ट होना। और दूसरा, भोज्य पदार्थों का विभिन्न जीवाणुओं द्वारा नष्ट होना, सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना। सूक्ष्म जीव में आपका क्या आएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना। इसमें कैसे, जैसे विभिन्न जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और क्या, खमीर,
फफूंदी, ये सभी क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ को नष्ट कर देते हैं आदि। ओके, तो विभिन्न जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों का नष्ट होना और सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी के द्वारा भी नष्ट होता है। और साल्मोनेला जीवाणु जो है, जीवाणु या क्या करता है, या भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है, भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है। तो साल्मोनेला जीवाणुओं के, साल्मोनेला समूह के जीवाणु से क्या होता है, समूह के जीवाणु से टाइफाइड होता है और क्या होता है, डायरिया। समूह के जीवाणु से और डायरिया हो जाता है। और भोजन का स्वतः नष्ट होना, स्वतः नष्ट होना, ये सभी क्या है, भोज्य पदार्थों के खराब होने के कारण है। कुछ चीजें बेसिक कॉमन है जिसको आप सभी जानते होंगे, कुछ है जिनको आप नोट कर लीजिए। तो जैसे आप पूछ सकता है ना कि टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो साल्मोनेला के द्वारा यह होता है, या क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है, तो साल्मोनेला के द्वारा टाइफाइड होता है। और जो है यह भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है। फफूद, जैसे हमने फफूद बताया, सारे फफूद हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ फफूद जो फफूदियां जो होती फंगस होते हैं वह लाभदायक भी होते हैं। सारे फफूद को हम हानिकारक नहीं कह सकते। कुछ फफूद जो होते हैं वह लाभदायक होते हैं। यह स्वाद और पोषण में वृद्धि भी करते हैं। कौन, फफूदी यानी फंगस। तो कुछ हानिकारक, सब हानिकारक नहीं, कुछ लाभदायक होते हैं, स्वाद और पोषण में वृद्धि भी करते हैं। अब हम देखेंगे संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण की आवश्यकता, भोज्य संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। भोज्य संरक्षण की आवश्यकता, संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। वर्ष भर भोज्य, नोट कर लीजिए पहले फिर समझाती हूँ। वर्ष भर भोज्य पदार्थ को उपलब्ध रखने और क्यों होती है, पोषक मूल्य को बनाए रखने के लिए। पोषक मूल्य को बनाए रखने के लिए। और क्यों होती है, दैनिक आहार में विविधता लाने के लिए। दैनिक आहार में विविधता लाने के लिए और भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए। भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से
बचाने के लिए। अभी इन सभी के बारे में समझा देती हूँ आपको, पहले नोट कर लीजिए। आर्थिक बचत हेतु और पोषण स्तर में आपातकालीन स्थितियों में सहायक यात्रा प्रवास हेतु और भोज्य पदार्थों को रुचिकर बनाने में, रुचिकर बनाने। तो संरक्षण, भोज्य संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, आप लोगों को समझ में आया होगा पढ़ के। वर्ष भर भोज्य पदार्थों को उपलब्ध रखने हेतु। तो जैसे कोई कोई चीजें हैं, हमारे भोज्य पदार्थ हैं जो हमको हर मौसम में अवेलेबल नहीं होते, हर मौसम में हमको नहीं मिलते। सपोज आप ले सकते हैं मटर को ही आप ले लीजिए, ठंडी के सीजन में हरी मटर मिलती है, लेकिन बाद में वो हरी मटर नहीं मिलती है ना, गर्मी में बंद हो जाता है मिलना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं खुद ही करती हूँ कि जब सीजन ऑफ होने को आता है तो मटर को आप छील के उसके दाने को निकाल के पॉलीथीन में बांध के मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। फ्रिज में जो है, फ्रीजर में उसको रख देती हूँ, तो उससे जब गर्मियों में भी जब मुझे यूज करना हुआ तो उसको निकाल के हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वह खराब नहीं होता है। हमको खुद ही रहता है, मैगी बनाना, नूडल्स बनाने में भी उसका मटर का काम लगता है, पोहा बनाना, वो कुछ भी बनाना हुआ तो मैं उसमें से निकाल के यूज करती हूँ। तो इस तरह से जो चीजें वर्ष भर भोज्य पदार्थों को उपलब्ध रखने के लिए जो है हम क्या करते हैं, संरक्षण की हमें आवश्यकता होती है। तो आप मटर एग्जाम्पल के लिए मटर आप लोगों ने लिया ना, उसको आप जो भी नहीं रखते होंगे उसको भी करके आप देखिए, ये सही तरीका है। मैं खुद उसको यूज करती हूँ, अभी भी मैं रखी हुई हूँ। उसको मटर को आप छील के उसके दाने को बांध के पॉलीथीन में फ्रीजर में रख दीजिए, वह वैसे ही पड़ा रहता है। तो अब क्या है, पोषक मूल्य को बनाए रखने के लिए, जैसे अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे तो वह भोज्य पदार्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये नहीं कि अचानक से खराब, धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी पोषक मूल्य का भी तो ह्रास होता है, पोषक मूल्य भी तो खराब होने धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो यह भोज्य संरक्षण के द्वारा हम उसके पोषक मूल्य को बनाए रखते हैं। और दैनिक आहार में विविधता लाने के लिए, जब हम उसको संरक्षित करके रखे रहते हैं, वहाँ सुरक्षित रहता है, तो हम उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो दैनिक आहार में विविधता लाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए तो कॉमन है, आप उसका संरक्षण करेंगी तो भोज्य पदार्थ नष्ट नहीं होता है। आर्थिक बचत के लिए, जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, मटर है तो उसको हम लोग अगर रखे हुए हैं तो तुरंत से यूज कर लेते हैं, और वही पैकेट में लेके आई, उसमें थोड़ा सा रहता है, तुरंत से खत्म, फिर तुरंत से दूसरा खरीद के वो रखा रहता है। तो उससे हमारी क्या आर्थिक बचत भी, सीजन ऑफ होने पे उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम उसको रखे रहेंगे मटर को छिलके तो वो हमारे यूज में आ जाता है, तो उससे आर्थिक बचत भी होती है। तो आपातकालीन स्थितियों में सहायक, मान लीजिए तुरंत से हमको वो चीज नहीं मिल रही है, अगर हमको उसको संरक्षित करके रखे हुए हैं तो आपातकालीन स्थितियों में भी वह सहायक होता है। यात्रा प्रवास हेतु, अब कहीं भी हम टूर पे किसी भी यात्रा में लंबी जर्नी में जाते हैं तो हम कुछ भोज्य पदार्थ को बना के, खाने को बना के लेके जाते हैं जो जल्दी खराब ना हो। तो खाद्य संरक्षण की आवश्यकता इसलिए भी होती है यात्रा प्रवास हेतु। और भोज्य पदार्थ को रुचिकर बनाने में, जब उसको संरक्षित करके रखते हैं तो जो है हम कभी भी उसका यूज कर सकते हैं। जो चीजें उस मौसम में अवेलेबल नहीं होती है, उसका यूज करने पर वो और भी स्वादिष्ट लगती है, रुचिकर लगती है। तो ये सारी चीजें संरक्षण की आवश्यकता के लिए अनिवार्य है। भोज्य संरक्षण की आवश्यकता के अंतर्गत ये सारे टॉपिक हमारे आएंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, खाद्य संरक्षण की विधियां।
क्या देखेंगे, खाद्य संरक्षण की विधियां। ये तो हमारे संरक्षण की आवश्यकता हुई। अब हम खाद्य संरक्षण की विधियों के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत भी हमारा इम्पोर्टेंट है और खाद्य संरक्षण की विधियां भी इम्पोर्टेंट है। तो खाद्य संरक्षण की विधियां कौन सी है? खाद्य संरक्षण की विधियां। अब इसमें हमारा क्या आता है, अरोगाणुता की स्थिति, यानी मेथड ऑफ एसेप्सिस। की विधि अभी हमने बताया आपको ना, मेथड ऑफ एसेप्सिस के बारे में बताया है। वायु के आवागमन को रोकना, वायु के आवागमन को रोकना, ये हमारा क्या है, एसेप्सिस यानी अरोगाणुता की विधि है। तो खाद्य संरक्षण की पहली विधि यानी विधि कौन सी है, अरोगाणुता की विधि यानी मेथड ऑफ एसेप्सिस, वायु के आवागमन को रोकना। और भौतिक विधियां, दूसरा हमारा होगा भौतिक विधियां, भौतिक विधियां। और तीसरा रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां। और कौन सी विधि है चौथी हमारी, किण्व या खमीरीकरण की विधियां। करण की, किण्व या खमीरीकरण की विधियां। तो ये हमारा अरोगाणुता की विधि, भौतिक विधि और रासायनिक विधि, किण्वन विधि, खमीरीकरण की विधि, फर्मेंटेशन। तो ये चारों हमारी क्या है, खाद्य संरक्षण की विधियां। अरोगाणुता की विधि यानी मेथड ऑफ एसेप्सिस जो हमने बताया, इसमें क्या किया जाता है, वायु के आवागमन को रोक दिया जाता है। भौतिक विधियां, इसके अंतर्गत कई विधियां आती हैं, अभी मैं बता रही हूँ, रासायनिक विधियां और किण्व या खमीरीकरण की विधियां, फर्मेंटेशन मेथड। तो ये चार हमारी खाद्य संरक्षण की मुख्य विधियां हैं। अब हम पहला क्या देखेंगे, अरोगाणुता की स्थिति। इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोक दिया जाता है। क्या होता है, भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना है। रोकना। और क्या होता है, वायु के आवागमन को रोकना। को रोकना। जैसे हम अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, शरबत, इन सभी को बचाने के लिए क्या करते हैं, वायु विलोपन द्वारा सुरक्षित रखते हैं। जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, इन सभी को बचाने के लिए वायु का विलोपन करते हैं या वायु के आवागमन को रोकते हैं। तो अरोगाणुता विधि में, मेथड ऑफ एसेप्सिस में क्या करते हैं,
भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोक देते हैं और वायु के आवागमन को रोक देते हैं, जिससे उसमें वायु का आवागमन नहीं हो पाता है। भोज्य पदार्थ खराब होने से, नष्ट होने से बच जाते हैं। जैसे हम अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, इन सभी को इस मेथड से सुरक्षित रखते हैं। तो फर्स्ट हमारा आरोग्यता विधि हुआ। अब दूसरा हमारा क्या है? भौतिक विधि। इसको मिटा देती हूँ। भौतिक विधि। दूसरा क्या है? भौतिक विधि। अब भौतिक विधि के अंतर्गत हमारी कई विधि आती है। फर्स्ट कौन सा हुआ? प्रतीतन विधि। प्रतीतन विधि। रेफ्रिजरेशन मेथड। तो भौतिक विधि के अंतर्गत प्रशीतन विधि आती है, जिसको हम रेफ्रिजरेशन मेथड कहते हैं। यह व्यापारिक स्तर पर होता है। व्यापारिक स्तर पर, जैसे हमारा कोल्ड स्टोर हुआ, चिल स्टोर हुआ, और कौन सा हुआ? सेलार स्टोरेज हुआ। जैसे कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज और सेलार स्टोरेज, सभी के बारे में बताएंगे। ये सारे हमारे व्यापारिक स्तर के अंतर्गत आते हैं। इस विधि में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है वह 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना? रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है? 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसमें क्या होता है? प्राणिज भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। इस तापमान में प्राणिज भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। तो प्रशीतन विधि में क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज और सेलार स्टोरेज का प्रयोग। कोल्ड स्टोरेज में हम लोग सामान को रखते हैं ना, आलू वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए बड़े हाई लेवल का स्टोरेज होता है। और मिनी लेवल, छोटे लेवल का तो हमारा रेफ्रिजरेटर ही हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो रेफ्रिजरेटर का तापमान यहाँ क्या कितना रहता है? 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें प्राणिज भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रहता है। कितने पे? 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पर। और दूसरा हमारा होगा हिमीकरण विधि। हिमीकरण यानी फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड। इसमें क्या होता है? तापक्रम इसका कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। हिमीकरण में फ्रीजिंग मेथड जिसको कहते हैं, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम को रखा जाता है। इस टेम्परेचर में क्या होता है? जीवाणु यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस टेम्परेचर में, इस तापक्रम में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ओके, तो हिमीकरण में क्या? 20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अब ये क्या होता है?
हिमीकरण विधि के अंतर्गत भी हमारी कई विधियां आती हैं, जैसे आपका होगा गहरी हिमीभूत। क्या हो गया ये हमारा गहरी हिमीभूत यानी डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग इसमें क्या होता है, इसमें जो तापमान होता है यह -18 से -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसमें भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। क्या होता है इसका तापमान -18 से -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखा जा सकता है। ओके, तो इसमें गहरी हिमीभूत में इसका तापमान -18 से -40 तक रहता है। और इसमें हिमीकरण में क्या होता है, डीप फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से -0 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। अब हम लोगों का गहरी हिमीभूत यानी डीप फ्रीजिंग जो है यह 2 प्रकार का होता है। कैसा, तीव्र गहरी और मंद गहरी। हिमीभूत जो है हमारा यानी डीप फ्रीजिंग जो होता है या क्या है, 2 प्रकार का, डीप फ्रीजिंग या 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तीव्र और मंद। तीव्र गहरी, तीव्र गहरी और मंद गहरी। तीव्र गहरी में क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थ का स्वरूप वैसा ही बना रहता है और बर्फ का आकार इसमें छोटा छोटा होता है। क्या होता है इसमें, भोज्य पदार्थ का स्वरूप बना रहता है वैसा ही बना रहता है और बर्फ का आकार छोटा होता है। बर्फ का आकार छोटा होता है। और मंद में क्या होता है, यहाँ बर्फ का आकार बड़ा होता है और भोज्य पदार्थों का मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। भोज्य पदार्थ का मूल स्वरूप जो होता है वह नष्ट हो जाता है और बर्फ का आकार बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो गहरी हिमीभूत क्या, 2 प्रकार की, तीव्र गहरी और मंद गहरी। तीव्र गहरी में क्या होता है, भोज्य पदार्थ का स्वरूप मूल स्वरूप वैसा ही बना रहता है, बर्फ का आकार छोटा होता है। मंद गहरी में क्या होता है, भोज्य पदार्थ का मूल स्वरूप जो होता है वह नष्ट हो जाता है और बर्फ का आकार बड़ा होता है।
अब हम देखेंगे किसके बारे में, चिल स्टोरेज के बारे में। चिल स्टोरेज हमारी कौन सी विधि है, भौतिक विधि है। कौन सी विधि है, भौतिक विधि। चिल इसमें क्या होता है, इसका तापमान 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। इसका तापक्रम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। अलग अलग भोज्य पदार्थों के लिए उसका तापमान भी अलग अलग होता है। अलग भोज्य पदार्थों को अलग अलग तापक्रम पर सुरक्षित रखते हैं। इसमें क्या होता है, चीज और पनीर को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। चीज और पनीर को, चीज और पनीर को जो है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। चीज और पनीर को कितने टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा जा सकता है, तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चीज और पनीर को सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध व दूध से बने पदार्थ को, दूध व दूध से बने पदार्थ को कितने डिग्री पर सुरक्षित रखा जा सकता है, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जा सकता है। किसको, दूध और दूध से बने पदार्थ को 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जा सकता है। ताजे फल और सब्जियों को 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ताजे फल और सब्जी को किस पे, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, तो पनीर को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, दूध को 35 से 40 और ताजे फल और सब्जी को 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम सुरक्षित रख सकते हैं। चिल स्टोरेज का तापमान कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर रहता है। अब हम क्या देखेंगे, कोल्ड स्टोरेज। ये तो हमारा है चिल स्टोरेज, अब हम कोल्ड स्टोरेज। वो हमारा BEC कोल्ड स्टोरेज। ये हमारा क्या है, कोल्ड स्टोरेज। इसमें 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है। 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान होता है। कितना, 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसमें मक्खन जो है, मक्खन को 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1 माह तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। मक्खन को मक्खन को 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1 माह तक सुरक्षित रख सकते हैं। कितने माह तक, 1 माह तक इसको इस टेम्परेचर पर सुरक्षित रख सकते हैं। इसको, मक्खन को 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको 1 माह तक हम सुरक्षित रख सकते हैं इस तापक्रम पर। और मांस मछली को 15 से 18, मांस मछली कितना, 15 से 18 डिग्री
फ़ारेनहाइट तापक्रम पर इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, तो कोल्ड स्टोरेज का तापक्रम कितना होता है? 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और सेलार स्टोरेज डी हमारा होगा सेलार स्टोरेज। इसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। या क्या होता है, इसमें जीवों की वृद्धि कम हो जाती है। जीवों की वृद्धि कम हो जाती है। और क्या होता है, इसका व्यापारिक स्तर पर उपयोग नहीं करते, बल्कि छोटे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में सेलार स्टोरेज का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब दूसरा तो प्रशीतन विधि, हिमीकरण विधि, और तीसरा हमारा क्या है? गैस संग्रहागार। इसमें भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। प्रशीतन विधि पहला हुआ भौतिक विधि के अंतर्गत, और दूसरा हिमीकरण विधि हुआ, तीसरा गैस संग्रहागार है। इसमें भोज्य पदार्थों को लंबे टाइम तक संरक्षित किया जा सकता है। गैस संग्रहागार, इसमें भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसमें किस गैस का प्रवाहित किया जाता है? इसमें CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है। गैस संग्रहागार में किस गैस को प्रवाहित किया जाता है? तो गैस संग्रहागार में CO2 गैस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। इसमें भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आज के लिए इतना ही। अभी हमारा ये फूड प्रिजर्वेशन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम हम लोग अपने डिस्कशन को, अपनी पढ़ाई को आज के लिए यही बंद करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।